अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। ईरान इसराइल जंग, इसराइल ने इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला, फौजी मराकज, फजाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज को निशाना बनाया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश का फैसला कर लिया। और अमेरिका में फलस्तीनी एक्टिविस्ट महमूद खलील जमानत पर रिहा। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बात करते हैं खबरों की तफसील की। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, ईरान इसराइल जंग बढ़ती चली जा रही है और अब ईरान के हमलों के जवाब में इसराइल ने इस्फहान में मौजूद जो ईरान का एक न्यूक्लियर सेंटर है, न्यूक्लियर साइट है, उस पर हमला कर दिया है। ईरान ने भी बहुत ज़्यादा हमले किए हैं इसराइल पर और मिसाइल ईरान की तरफ से दागे जा रहे हैं इसराइल पर। और अब जो इसराइल पर हमला किया गया है ईरान की तरफ से, उसमें ईरान ने फ़ौजी जो मराकज़ हैं इसराइल के, उनको निशाना बनाया है। अहम जो तनसीबात हैं, फ़ज़ाई अड्डे हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, उनको निशाना बनाया है इसराइल में। तो अब ये मामला जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल के पास ये सलाहियत बिल्कुल नहीं है कि वो ईरान की जो जौहरी सलाहियत है उसको ख़त्म कर सके हमले करके। तो इसका मतलब ये है कि जब तक अमेरिका इस मामले में नहीं कूदेगा, ईरान की जो जौहरी सलाहियत है जिसको ख़त्म करने का एक इरादा लेकर इसराइल उठा है, ये मामला सरअंजाम नहीं दिया जा सकेगा अमेरिका की मदद के बगैर। और अमेरिका जो है वो अभी डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते के अंदर ये डिसाइड करेगा, ये तय करेगा कि क्या करना है, इस जंग में शामिल होना है या नहीं होना है। लेकिन ईरान ने ये साफ कह दिया है कि जब तक इसराइल के हमले नहीं रुकेंगे, हम जौहरी मामलात पर किसी भी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे, किसी भी किस्म की बातचीत हम नहीं करेंगे। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ईरान को जो है वो इस जंग की वजह से दबाव में लेकर आएगा वेस्ट, और फिर ईरान जो है वो अपना सर नगू कर देगा और जो भी न्यूक्लियर डील उससे कही जाएगी उस पर वो साइन कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब तेहरान में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वक्त, और वो प्रोटेस्ट हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़। और उन प्रोटेस्ट में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हज़ारों की तादाद में निकले हैं और उन्होंने अपनी हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इसराइल के वो जो नारे लगाते हैं वो लगाए हैं। आइए इस पूरी सूरत हाल पर एक रिपोर्ट देखते हैं। ईरान इसराइल जंग मजीद कशीदगी इख्तियार कर गई। इसराइल का ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमला, ईरान का भरपूर जवाब। इसराइल की फौजी तनसीबात पर हमला, इसराइल के हवाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया। उधर ईरान इसराइल जंग पर होने वाले इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास में इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया गया। चेयरमैन OIC तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने इसराइल को खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने का जिम्मेदार भी ठहराया। तुर्क सदर ने मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस और इसराइली जहरियत पर दो टोक और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होने की तलकीन की। दूसरी तरफ आलमी बरादरी की जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें मशकूक होने लगी। यूरोपीय ममालिक की एक तरफ ईरान से बातचीत, दूसरी तरफ सिफारती ताल्लुकात तातुल में डाल दिए। बरतानिया ने ईरान से अपने सिफारती अमले को वापस बुला लिया। स्विट्जरलैंड ने भी तेहरान में अपना सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी सदर ने मुज़ाकरात की सूरत में ईरान पर शराइत आयद करने का इशारा दे दिया। जी, रिपोर्ट आपने देखी। अच्छा, अब ये जो मामला है, ये मामला ये नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो आने वाले हैं और वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बिल्कुल करीब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बात जो कि नेतन्याहू की तरफ से कही जा रही है कि ईरान बस अनकरीब न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने वाला था, ये बात नेतन्याहू की तरफ से कोई नई बात नहीं है। ये बात वो 1995 से कह रहा है, यानी कि ये झूठ जो है ये 1995 से इजराइल की तरफ से घड़ा जा रहा है और उस वक्त से, बल्कि उससे भी पहले से वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे है। बार बार एक ही बात दोहराई गई, बार बार एक ही झूठ जो है वो दोहराया गया नेतन्याहू की तरफ से। झूठ इन लोगों की खसलत में शामिल है। अच्छा, अब इराक के बारे में भी यही बात कही गई थी। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक के पास, मुल्क पूरा तबाह कर दिया, लेकिन इराक से आज तक वो जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो नहीं निकले। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत
ने डोनाल्ड ट्रंप को आलमी जो नोबेल अमन प्राइज़ है उसके लिए नामज़द करने का फ़ैसला किया है और पाकिस्तान की हुकूमत जो है डोनाल्ड ट्रंप को वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करेगी। और इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है और सारी दुनिया ने इस जंग में ये देख लिया कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की जो सरहदी जो खुद मुख्तारी है उसकी खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान ने बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए भारत को एक सख्त जवाब दिया और भारत के तैयारे भी गिराए और भारत को और सारी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो कितनी ज़्यादा कैपेबल हैं और कितनी ज़्यादा माहिर हैं। और पूरा ये जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस था ये सारी दुनिया ने देखा और सारी दुनिया ने इसकी पजीराई की और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से अब ये रिक्वेस्ट भी ऑफिशियली कर रही है कि वो मशरिक़ वस्ता के जो मामलात हैं उनको देखें और ख़ास तौर पर जो गज़ा के मामलात हैं उनको देखें और अब जो ईरान इसराइल का जो ये मामला चल रहा है उसको भी रुकवाने में अहम किरदार अदा करें। अमेरिका के ही हवाले से एक और ख़बर, महमूद खलील को रिहा कर दिया गया है। महमूद खलील वो फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट जिसको 3 महीने पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनके घर से आइस जो इदारा है अमेरिका का उन्होंने गिरफ़्तार किया था और अब 3 महीने बाद उन्हें जो है वो अदालती हुक्म पर बेल दे दी गई है और अदालत के जो जजेस थे उन्होंने ये कहा है कि इनकी गिरफ़्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है और ये एक बिला वजह एक बिला जवाज़ किस्म की गिरफ़्तारी थी जो कि अमल में लाई गई थी और अब उन्हें जो है वो बेल पर रिहा कर दिया गया है। और लुइसियाना में आइस का ये एक डिटेंशन सेंटर था जहां पर इनको रखा गया था और उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बातचीत भी की। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप को आलमी जो नोबेल अमन प्राइज़ है उसके लिए नामज़द करने का फ़ैसला किया है और पाकिस्तान की हुकूमत जो है डोनाल्ड ट्रंप को वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करेगी और इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है और सारी दुनिया ने इस जंग में ये देख लिया कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की जो सरहदी जो खुद मुख्तारी है उसकी खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान ने बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए भारत को एक सख्त जवाब दिया और भारत के तैयारे भी गिराए और भारत को और सारी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो कितनी ज़्यादा कैपेबल हैं और कितनी ज़्यादा माहिर हैं। और पूरा ये जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस था ये सारी दुनिया ने देखा और सारी दुनिया ने इसकी पजीराई की और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से अब ये रिक्वेस्ट भी ऑफिशियली कर रही है कि वो मशरिक़ वस्ता के जो मामलात हैं उनको देखें और ख़ास तौर पर जो गज़ा के मामलात हैं उनको देखें और अब जो ईरान इसराइल का जो ये मामला चल रहा है उसको भी रुकवाने में अहम किरदार अदा करें। अब बढ़ते हैं जी बरतानिया की तरफ जहाँ पर एक नया कानून पास हुआ है या यूँ कहिए कि कानून में तरमीम की गई है और अब बरतानिया में इसक़ात हमल यानी कि अबॉर्शन जो है वो एक जुर्म नहीं रहा है। जी बिल्कुल, ये तरमीम जो है ये पास की गई है और इसको जब पास किया गया तो इस तरमीम की हक़ में 379 वोट आए और इसकी मुखालफत में 137 अरकान ने वोट दिए। लेबर पार्टी की तरफ से तरमीम का ये बिल पेश किया गया था। अच्छा, अब अगर इसको कानून बनना है तो इसको अभी कुछ और मराहिल से गुजरना पड़ेगा, यानी कि अभी इसे हाउस ऑफ कॉमन्स से मंजूर होना होगा, अभी इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी मंजूर होना होगा और फिर एक और चीज़ बादशाह सलामत जो है उनकी भी मंजूरी ज़रूरी है। शाही मंजूरी जो है वो बड़ी अहम है और वो आखिर में होगी और उसके बाद ये नाफिजुल अमल कानून बन जाएगा। और लेकिन चूँकि हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि अब अक्सरियत जो है वो लोग जो कि बरतानिया की गवर्नमेंट में हैं वो सब यही कानून जो है वो बनाना चाहते हैं और ये कानून जो है वो आसानी से पास हो जाएगा। तो अब अगर कोई खातून जो है वो अबॉर्शन करवाती है तो उसको इस जुर्म की सज़ा में जेल नहीं भेजा जाएगा और क़ैद नहीं किया जाएगा। इससे पहले जो है वो अबॉर्शन के हवाले से ये कानून था कि अगर कोई खातून अबॉर्शन करवाती है तो उसे जेल भेजा जाएगा और क़ैद किया जाएगा और उम्र कैद तक की सज़ा जो है वो इस जुर्म में थी। अब चूँकि ये जुर्म नहीं रहा है तो अब मामला ये होगा कि 2 डॉक्टरों की मंजूरी चाहिए इस चीज़ के लिए और जो एक वक्त की हद है वो कानून है जिस पर अमल करना होगा। अगर उसमें से किसी भी चीज़ पर अमल नहीं किया गया तो भी उस खातून को कुछ नहीं कहा जाएगा, वो जो डॉक्टर है जिसने वो अबॉर्शन किया है उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो अब ख़वातीन जो हैं उनके लिए ये एक रास्ता हमवार हो गया और बहुत सारे मुल्कों में ये जो अबॉर्शन के हवाले से अबॉर्शन के हक़ में जो तहरीकें चल रही हैं उसमें अब ये एक बहुत बड़ा मोड़ सामने आया है कि बरतानिया में इस तरह के कानून की जो तरमीम है वो पास हो गई है।
अगली खबर के लिए आपको लेकर चलते हैं थाईलैंड की तरफ, जहां पर थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं खातून, जिनका नाम है पेतोंगत्रान शिनावत्रा, उन्होंने अपनी कौम से माफ़ी मांगी है। अब ये माफ़ी क्यों मांगी गई है, इसका मैं आपको ज़रा बैकग्राउंड बताता हूँ। थाईलैंड का जो बॉर्डर है वो मिलता है कंबोडिया से, और वहाँ पर जो है वो बॉर्डर का तनाज़ा चल रहा है। अब इस खातून की, यानी कि जो वज़ीर आज़म है थाईलैंड की, उसकी एक फ़ोन कॉल की ऑडियो लीक हुई है, और उस लीक में वो बात कर रही है कंबोडिया के एक साबिक लीडर से, जिनका नाम है हुन सेन। और अब जो है वो हुन सेन का बेटा कंबोडिया में हुक्मरान है, लेकिन ये खातून जो हैं, जो कि थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हुन सेन से बात कर रही हैं और उन्हें अंकल कहकर मुखातिब कर रही हैं, और इस जो बॉर्डर का जो तनाज़ा है इन दोनों मुल्कों का, उस पर बातचीत हो रही है। अब ये ऑडियो लीक हो गई, और जब ये ऑडियो लीक हुई तो अवाम का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया कि जी दोनों मुल्कों का तनाज़ा चल रहा है और आप जो है वो प्राइवेटली बातें कर रही हैं कंबोडिया के साबिक जो है वो जो लीडर से। अब जब ये ऑडियो लीक सामने आया तो उसके बाद जो हुक्मरान पार्टी है थाईलैंड की, उसकी एक जो साथी पार्टी है जो कि इस हुकूमत में उनके साथ शामिल है, उसने ऐवान में अलहदगी का ऐलान कर दिया कि जी अब हम इस हुकूमत के साथ नहीं रहेंगे। तो अब एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है थाईलैंड में, और अब लगता ये है कि दोबारा से इलेक्शन होंगे। एक पॉलिटिकल केओस है इस वक्त, क्योंकि लगता यह है कि ये हुकूमत जो है थाईलैंड की, ये जल्द गिर जाएगी। और सिर्फ एक फ़ोन कॉल, एक ऑडियो लीक जो है वो इस हुकूमत को गिराने का सबब। और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, ईरान इसराइल जंग पर बात करते हैं, और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आम तौर पर लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी, बल्कि पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशन ये थी कि ईरान और इसराइल का कोई मुकाबला नहीं है, और अगर ये जंग शुरू हुई तो ईरान तो बिल्कुल भी ठहर नहीं पाएगा इसराइल के सामने। लेकिन अब सारी दुनिया ने देख लिया कि किस तरीके से ईरान जो है वो इसराइल का मुकाबला कर रहा है, बल्कि इस जंग में इसराइल पर हावी नज़र आ रहा है। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं इसराइल की और अमेरिका की, उन्हें क्या अंदाज़ा नहीं था कि ईरान जो है वो इतना तगड़ा मुकाबला करेगा? वैसे इसराइली जो असेसमेंट थे तमाम उनकी एजेंसीज के, इवन वेस्टर्न असेसमेंट, इवन गल्फ वाले भाई हमारे जो हैं, वो सब कहते थे कि 2 दिन लगेंगे इसराइल को ईरान को गिराने में। और खुद पाकिस्तान में भी लोगों का ये ख्याल था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मुकाबला नहीं है जैसा कि आपने कहा। लेकिन मुकाबला तो दुर्गे नातवा ने खूब किया। 7वां दिन है, और 7वें दिन उन्होंने सजील के नाम से जो मिसाइल इस्तेमाल किया है, उसका तमाशा देखा गया तल अबीब के आसमानों पर, कि उसने किस तरह डॉज दिया है एंटी मिसाइल रॉकेट्स को और सिस्टम को। सारे सिस्टम थर्ड और जितने भी सिस्टम उनके थे वो उसके पीछे पड़े हुए थे, और उनको नचा रहा था। नहीं, अजीब व गरीब रॉकेट था वो। और जाकर गिरा वो रदगमान के इलाके में, जो बड़ा obviously very important area in Tel Aviv, as far as sensitive installations, hospital and others are concerned. देख रहा था इसराइली प्राइम मिनिस्टर को बहुत गुस्से में, कि तुमने अस्पताल पे अटैक किया है, हम तुमसे इंतकाम लेंगे। तो वैसे भाई 94% हॉस्पिटल्स जो गजा में हैं वो जानबूझ के तबाह किए गए हैं। उनका इंतकाम कौन लेगा? सवाल ये है। देखिए, इसराइल में पहली बार ईरान ने खौफ फैलाया है। और जैसे भी हो, बहुत अय्याशी वाले उनकी पनाहगाहें हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ये वो उसमें जाते हैं, जाके सो जाते हैं, लेकिन खौफ बहुत ज़्यादा है। और वो खौफ ऐसा है कि जो गजा वालों ने भी महसूस किया था एक ज़माने में। तो इवन अफसोस होता है, दुख होता है, सोचता हूँ कि अफसोस करूँ, नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे सामने बहुत सी लाशें पड़ी हैं बच्चों की। 50,000 60,000 लाशें पड़ी हुई हैं, पूरा गजा ताराश पड़ा हुआ है। क्या कर सकता हूँ? अच्छा, ईरान पर तो बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो इतनी सैंक्शंस के बावजूद किस तरह से उसने ये सिजील जैसे मिसाइल डेवलप कर लिए?
सर मैं बहुत बहुत छोटा था, शायद प्राइमरी स्कूल में था, जब इत्तेफाक से मेरे भाई मुझे एक तकरीब में ले गए जो मज़ार क़ायद के सामने मेट्रोपोलिटन क्लब में थी। वहाँ एक कमरे में 25-30 लोग बैठे थे और जोश पली आबादी साहब वहाँ पर मेहमान थे, अकेले मेहमान थे, और लोग उनको सुन रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा देखकर कि मियाँ तुम क्यों आए हो। मैंने कहा जी मैं आपको सुनने आया हूँ, क्या समझोगे। मैंने कुछ भी नहीं, एक सवाल है आपसे, कैसी शायरी पाबंदियों में कैसे होती है। तो उनका जवाब था ऐसी शायरी पाबंदियों ही में होती है। तो वो आसमां से इतना शर्मा के है जमी, दुल्हन की तरह तुझको सजाते रहेंगे हम। आती रहेंगी जितनी हवादिस की आंधियां, अपने दियों पे उनको नचाते रहेंगे हम। ये मेरे बचपन का शेर है, मुझे आज तक याद है। ईरान ने वही किया है कि तमाम हवादिस को, तमाम पाबंदियों को अपनी दियों पे नचाया है, अपने मिसाइल बनाए। सर रिवर्स इंजीनियरिंग का इससे बड़ा कारनामा कोई और नहीं। कि आप कोई मिसाइल लें, उसका खोखा लें, उसके पुर्जे अलग अलग करें, रीअसेंबल करें और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक मिसाइल तैयार करें। यस शुमाली कोरिया, यस चाइना, यस रशिया, इनकी टेक्नोलॉजी वगैरह आई होगी, लेकिन काम उन्होंने खुद किया है। और मेरे ख्याल ठीक ठाक काम किया है। सजील की जो आम मिसाइल की मार वैसा 25 मिनट्स है टू रीच तल अबीब। इस दौरान सायरन बजते हैं, लोग आराम से निकलते हैं घरों से और पन्ना गाँव में पहुंच जाते हैं। सचील की मार ड्यूरेशन 7 मिनट्स है, 7 मिनट फ्रॉम एन एरिया। बाकी जो मिसाइल हैं वो मगरबी इलाके से फायर करते हैं, इसे आप कैसे फायर कर दें, 7 मिनट में ये अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये सूरत हाल आज की जो है, जो नई सूरत हाल है, वो ये है। अच्छा, आप ज़रा डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। ट्रंप कहता है कि ईरान को कहता है कि जी आप सरेंडर कर दें, अनकंडीशनल सरेंडर कर दें, और ईरान कहता है कि ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मुकाबला करेंगे, और डट के वो मुकाबला कर रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इज़राइल जो है वो इस मौके पर जंग हार चुका है और अब वो अमेरिका को मदद के लिए पुकार रहा है? साहब बस ये है, अगर काश ट्रम्प साहब को थोड़ा होश आ जाए और बदनामी से बचने के लिए वो ईरान को और इसराइल को तना छोड़ दें। वो कहे ना, पासबान इश्क बेहतर है, कभी कभी उसे तना भी छोड़ दे। तना छोड़ दे, लड़ने हैं दोनों को, जो फैसला हो कबूल कर लेंगे। ट्रम्प साहब क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह करना चाह रहे हैं। और फील्ड मार्शल से मुलाकात से पहले वो कह रहे थे बस फैसला हो गया, ईरान को तौबा कर देंगे, ईरान सरेंडर, जस्ट सरेंडर, दो अल्फाज थे। उसके बाद उन्होंने बोला, जो बातचीत की उसमें कहा अभी मैंने कोई फैसला ही नहीं किया है, अभी तो पता ही नहीं मैं क्या फैसला करूंगा। फिर एक अखबार ने लगा दिया कि ट्रम्प साहब ने फैसला तो कर लिया है, ऑफिशियल नहीं किया है। उन्होंने उसकी तरदीद की आज कि अमेरिकी अखबार को पता ही नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे सोच का किसी को हिल भी नहीं है। तो कलाबाजियों पर कलाबाजियां हैं। हम कहते हैं यू टर्न, तो हर जगह पर एक यू टर्न है प्रेसिडेंट ट्रम्प के। और अ, आज का यू टर्न बहुत अच्छा है। अगर वो समझते हैं कि वो जंग नहीं चाहते करना और शामिल नहीं होना चाहते, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो शामिल हो गए तो ऐसा, यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, नक्शा आपके सामने है पूरा मिडल ईस्ट का और फिर एशिया तक का, कि फिर एक बड़ी जंग हो जाएगी, बड़ी। और अब पहले ही कह चुका है ईरान कि अगर अमेरिका शामिल होता है तो वहाँ अपनी टेक्निक तब्दील करेंगे, उसको भी जवाब देंगे। और जवाब क्या होगा, ज़ाहिर है अमरीकी ठिकानों पर हमले होंगे और ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा। इसका मतलब है कि खलीज के ममालिक भी इस पर इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अड्डे हैं, इन जहाँ जहाँ अड्डे उन पर अटैक किया जाएगा। हौसीज है यमन के, वो एक्टिव हो जाएंगे, अभी तक अब भी एक्टिव हैं। और मुझे यकीन है कि हिजबुल्ला भी कहीं ना कहीं बैठी हुई है इसी इंतजार में। देखते हैं क्या होता है, लेकिन बुरा होगा अगर अमेरिका शामिल हो गया। और शायद यही पाकिस्तान कह रहा है बार बार कि इसराइली पागलपन खत्म किया जाए। आपका बयान है पाकिस्तान का कि इसराइली पागलपन खत्म किया जाए। ये पागलपन चलता रहा तो मुझे लगता है कि कोई जेनेटिक मसला है,
कुछ हिटलर से ताल्लुकात वगैरह हैं, शिजरा मिलता है शायद। तो जितना जुल्म करते हैं उतना खुश होते हैं ये लोग। मैंने वो कह कह लगाते हुए तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, जब हम अटैक होता था गजा पे और बच्चे भूखे तड़पते रहते थे, तो ये लोग कह कह लगाते थे। तो देखें क्या होता है, लास्ट हो रहा किसका होता है। अच्छा, ट्रंप का कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी वो कहता है कि हाँ, हम इस जंग में शामिल हो जाएँगे, कभी कहता है कि हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे, कभी कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ। मतलब वो कुछ कन्फ्यूज़ नज़र आ रहा है। और अभी भी जो ताज़ा लेटेस्ट जो बयान है, वो ये है कि अब हम 2 हफ़्ते के अंदर ये फ़ैसला करेंगे कि हमें इस जंग में शामिल होना है या नहीं होना है। तो ये मतलब ट्रंप क्या वाक़ई कुछ कन्फ्यूज़्ड है या वो ब्लफ़ कर रहा है? मेरा ब्लफ कर रहा है। ट्रम्प कंफ्यूज नहीं है, क्लेवर बंदा है बहुत। इसलिए दूसरी बार मुंतखब होकर आया है। लेकिन फंडामेंटली नेशनलिस्ट है, फंडामेंटली जायनिस्ट का हामी है। मैं ज्यूज नहीं कहूँगा, आई रेस्पेक्ट ज्यूज, मेरे बहुत से दोस्त हैं। जायनिस्ट का हामी है। और बेटी का भी ताल्लुक अब जाहिर है एक उसके खानदान से है। तो बहुत क्लेवर हैं, बहुत देख रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन उनकी राह में दो तीन बातें हैं। उनका एक, ये कहना कि वो जंग नहीं करेंगे, मंशूर में कहा था उन्होंने अपने। और उसके बाद वो इससे अगर इनराफ करते हैं तो अमरीकी राय आम बहुत खिलाफ हो जाएगी। अब भी रिपब्लिकन पार्टी में, कांग्रेस में उनके जो अरकान हैं वो चिल्ला रहे हैं कि इसराइल को अकेला छोड़ दो भाई, हम हमारे हमारे फौजी बनने के लिए नहीं है। वी डोंट नीड बॉडी बैग्स नाउ। तो अब जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है। राय आमात बदल रही है अमेरिका में, और इतनी तेजी से राय आमा नहीं बदलती है अमेरिका में जो अब बदली है। और अब मुजाहरे भी हो रहे हैं। न्यूयॉर्क में जुलूस भी निकल रहा है, बड़े जुलूस, कि अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो ये कई 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 प्रेशर है उनके ऊपर। फिर जाहिर है कुछ मशहूरों के मशवरे भी हैं, पेंटागन के कुछ मशवरे हैं, कुछ उनकी वजारत खारजा के मशवरे हैं। आई उनकी जो इंटेलिजेंस है, तुलसी कबाड़, उसका तो सर्टिफिकेशन है मौजूद कि ईरान के पास एटम बम नहीं है, और वो उसके पास वो बरसों तक नहीं बना सकता। तो उसको ट्रम्प साहब ने कह दिया जी, आप मुझे फिक्र नहीं है इसकी। लेकिन उनको फिक्र है कि इंटेलिजेंस क्या कह रही है, CIA क्या कह रही है, और पेंटागन क्या कह रहा है। और यकीन तो हुआ पेंटागन ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है कि साहब ये मसला बहुत संगीन हो जाएगा, क्योंकि ये इराक नहीं है, ये इराक नहीं है। बार बार अब ये जुमला आ रहा है। तो जो अगर इराक नहीं है तो फिर क्या है, तो फिर ये ईरान है। ईरान है तो फिर क्या है, फिर ये पूरा खलीज का इलाका है। फिर ये आपने हुर्मुज है, फिर ये आपने हुर्मुज का बंद होना है। तो उसकी बंदिश से 20% वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और ट्रम्प साहब कह चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि ऑयल की कीमतों में इजाफा ना हो। लेकिन जब 20% ऑयल की रुक जाएगा तो कीमतें कहाँ जाएंगी, सोच लीजिए। सिर्फ खबर के बाद कि जंग शुरू हो गई, 7 से 8% कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो ट्रंप जो है वो अमेरिकी इंटेलिजेंस को भी इग्नोर कर रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब तुलसी गेबार्ड ने तो साफ कह दिया कि ईरान न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो बनाने के करीब नहीं है। तो मतलब ट्रंप क्यों ऐसा कर रहा है, उनको क्यों इग्नोर कर रहा है? उसके जहन में क्या चल रहा है? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि उसके जहन में क्या है। हर 5 घंटे बाद एक नया वर्जन आता है, नई बात आती है। ट्वीट आता है सरेंडर नाउ, फिर आता है कि एक मौका और दे रहा हूँ, फिर आता है जिनेवा में बातचीत होगी जुमे को। यूरोपीय ममालिक जिनेवा में बात करेंगे ईरान से फ्राइडे को। फिर ये आता है, फिर आता है कि हम बातचीत कर रहे हैं, फिर आता है हम राब्तों में, फिर आता है हम राब्तों में नहीं है, फिर दोबारा आता है हमारे लोग बातचीत कर रहे हैं, ईरान बात करना चाहता है, ईरान कहता है हम बात करना नहीं चाहते। तो ये बहुत सी बातें हैं, बहुत से इफ एंड बट्स हैं, बहुत से यू टर्न्स हैं, बहुत सी कलाबाजी हैं। असल बात क्या है, कहाँ जाके बात ठहरेगी। अमेरिका अभी तक अपने B-52 जो जहाज, 51 जो जहाज है उसका, खौफनाक बॉम्बर, उसमें खौफनाक जो बम है उनका, बंकर बस्टर, वो लेकर उसने अटैक नहीं किया है। और ये बड़ी बात है, वरना ये अटैक बहुत ऑब्वियस था कि होने वाला है बस।
अच्छा, अब इज़राइल की तरफ से भी एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अब जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई, उनको ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है और अब अगला टारगेट वो होंगे। तो अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है और अगर उन्हें कुछ होता है, तो जो ईरान के अवाम हैं, उनका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो जो ईरान के अवाम हैं, वो अपनी इस हुकूमत से खुश नहीं है, तो वो क्या रिएक्ट करेंगे? किस तरह रिएक्ट करेंगे? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है, लेकिन अब वो इस वक्त हुकूमत के साथ हैं। वो जो बैरून मुल्क है, उनको उनकी बात नहीं कर रहा मैं। रजा पहलवी या मरियम रजावी, इनकी बात नहीं कर रहा। इनका तो काम ही बाहर बैठकर उकसाना है, बगावत कराना है। अंदर जो लोग इंसानी हकूक के नाम पे काम कर रहे हैं, बड़ा काम है उनका। आई मस्ट पे रिगार्ड्स, बड़ा काम है उनका। वो मार भी खाते हैं, वो स्टेट का जुल्म भी सहते हैं, और लेकिन वो भी इस वक्त हुकूमत के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि उनका मुख्तलिफ कोई रंग होगा। ये जो हमारे साथ होता है, हम लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। जब क्रिकेट मैच आता है या हिंदुस्तान से हिंदुस्तान अटैक करता है, तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत बहुत आसान सी कहानी है। वहाँ भी ये सूरत हाल है, और वहाँ अभी तक कोई इख्तलाफी राय मैंने नहीं सुनी। कोई इख्तलाफी बात नहीं आई, सिवाय एक बात के, जो ईरानी हुकूमत की बहुत बड़ी कमजोरी थी, कि उनके अंदर घुसपैठिए थे, उनके अंदर मुखबिर थे, उनके अंदर औरतें थी जो शादियां करके बैठी हुई थी ईरान में, जिन्होंने जासूसी की, मुखबरी की। जो पहली खेप का सफाया हुआ है ईरान में, वो उसी वजह से हुआ कि मुखबरी थी, प्रिसाइज थी, अपार्टमेंट के नंबर तक थे, कि किस अपार्टमेंट में कौन सा कमांडर है, कौन सा साइंसदान है। मुझे याद आ गया, मैंने ट्रांसलेशन एक बार किया था माता हरी का, शायद याद भी होगा आपको। सेकेंड वर्ल्ड वार में फांसी दी गई थी उसको। खातून थी, डांसर थी बहुत जबरदस्त, और मुखबिर थी, जासूस थी दुश्मन की। तो हमारी तारीख में भी, मगरिब की तारीख में भी, जंग अजीम, खिलाफत उस्मानिया, उससे पहले चले जाएं आप, ये बहुत, और रूस देखें आप, रूस ने किस तरह इस्तेमाल किया है औरतों को जासूसी के लिए। अमेरिका ने किस तरह इस्तेमाल किया है, बरतानियों ने किस तरह इस्तेमाल किया है। तो यही इस्तेमाल इसराइल ने किया था, और बहुत परफेक्टली किया था। वो ईरानी माशरे में बस गई थी, मजलिसें पढ़ती थी, औरतों के साथ बैठती थी, बासर औरतों के साथ बैठती थी, उन औरतों के साथ जिनके शौहर कमांडर थे, साइंसदान थे। और फिर जो गुफ्तगू होती थी, औरतों में गुफ्तगू होती है, वो उसकी इत्तला चली जाती थी। घरों के पते मालूम थे, टेलीफोन नंबर मालूम थे। तो पहला तो अटैक इसलिए कामयाब हो गया। फिर ईरान को संभलने में कुछ वक्त लगा, कि वो कमांड चेंज होनी थी। सब मर चुके थे, शहीद हो गए थे सब लोग। कमांड चेंज हुई, 8-10 घंटे उस पर लगे, फिर जवाब गया। और अब वो जवाब ताकत पकड़ रहा है। मुझे इस बात पे हैरत है कि रोज ताकत पकड़ रहा है। हम लोग कहते थे, सब कहते थे 2 दिन 3 दिन, बस 4 दिन, 7वां दिन है आज उसमें वैसा। और 7वें दिन आज उनका बड़ा हमला हुआ है। अच्छा, आपने रज़ा पहलवी का ज़िक्र किया, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ी-सी उसकी भी हिस्ट्री बता दें, क्योंकि उसको तो अमेरिका वाले बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया पे हर चैनल उसका इंटरव्यू कर रहा है और अमेरिकी जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उसने भी ट्वीट की है कि जी, उसकी तस्वीर शाया की है और ट्वीट की है कि जी, किंग ऑफ ईरान इज़ बैक। तो उसको तो बड़ा वेस्ट सपोर्ट कर रहा है। उसकी हिस्ट्री क्या है? उसका क्या उसका बैकग्राउंड है और अवाम में उसको क्या सपोर्ट हासिल होगी? फिर बड़े मजे की हिस्ट्री है, हमारे बचपन की बात है। हम बहुत छोटे थे, हमने सुना भी है कि शाहजहां के बेटा पैदा नहीं हुआ था, तो उन्होंने अपनी पहली बीवी से के बाद एक और शादी की, आम खातून से। उनका नाम था फराह, और उनके यहाँ ये पैदा हुए रजा साहब। तो पाकिस्तान में जश्न हुआ इसके ऊपर, आप देखें हमारे ताल्लुकात। और गली गली सुना है, गाने बजते थे, मलका फरा दिबा कुला तेरा नसीबा, इस टाइप गाने बजते थे। तो ये बड़ी मन्नतों के थे, और वलीयत भी करार पाए। उसके बाद शाह को भागना पड़ा ईरान से, खुमैनी साहब आ गए। इनको अमेरिका में जगह नहीं मिली, तो इनको पनामा भेजा गया, पनामा से ये मिस्र चले गए। वहाँ इन्होंने रॉयल्टी कायम कर ली, और किंग हो गए। अब उनको, अभी ये गए थे इसराइल, वहाँ इनकी मुलाकात चीफ रबी से हुई, वहाँ इनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर
नेतन्याहू से हुई, प्रेसिडेंट से हुई, दीवारें गिरिया गया ये। वहां जाके उन्होंने माथा टेका, वो टोपी पहन के वो वाली, तो बहुत रोए गाए। और उसके बाद इनको कह दिया गया कि ये किंग हैं ईरान के, अब जब हम रजीम चेंज करेंगे तो ये किंग हो जाएंगे। इतना आसान नहीं है ये। ईरानी कभी आयतुल्ला की जगह बादशाह को नहीं लेंगे, नहीं देंगे, ये मुमकिन नहीं है। और बस ये ख्वाब हैं। बहुत सी जिला वतन हुकूमतें होती हैं, एक और सही, मरियम रजावी की हुकूमत भी है, इनकी भी हो जाएगी। तो ये मतलब मोमेंटम तेज करने के लिए लाया गया है, लेकिन मिस फायर हो गया है ये मिस फायर हो गया है, क्योंकि ईरान में इसको, ईरान में क्या, हर जगह पर मजाक उड़ाया गया है इनका। लोगों ने इनके मीम बनाए हैं, बहुत सी चीज़ें। एनीवे, तो मेरा ख्याल है ये एक फेल प्रोजेक्ट है जो चल नहीं पाएगा। और जहाँ तक आयतुल्ला को टारगेट करने का ताल्लुक है, तो एक पतला खतरनाक गेम होगा। इसका प्रेसिडेंट ट्रम्प को इल्म है, इसलिए उन्होंने इसको वीटो किया था, एम नहीं कर दिया था। और अगर इतना आसान भी होता तो शायद अब तक कर चुका होता। तो आज एक ईरानी, एक इसराइली वजीर दिफा ने कहा है कि वो बंकर में बैठा हुआ कमांड कर रहा है। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वो डंपर पे, ईरान जैसे इसराइली डंपर पे बैठे हुए कमांड कर रहा हो। इन्होंने डंपर चलाए गजा में, लाशों के ऊपर, जिंदा लोगों के ऊपर। तो ये किस मुंह से बातें करते हैं? और अगर ये आयतुल्लाह पर गए तो शायद बहुत बड़ा मसला बन जाएगा इलाके के अंदर, खत्ते के अंदर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको लेकर चलते हैं बरतानिया की तरफ, जहां पर एक तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है। बैरोनेस लुई केसी ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है और इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि बरतानिया की जो हुकूमत है वो सिस्टमैटिक फेलियर का शिकार हुई, यानी कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। किस चीज़ में नाकाम हुई? बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल से बचाने में नाकाम हुई, और ये जो ग्रूमिंग गैंग्स है उससे बचाने में नाकाम रही बरतानिया की हुकूमत। अब इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद बरतानवी अवाम जो है वो भी गुस्से में हैं, और अब बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है क्रेयर स्टैमर, उन्होंने एक इंक्वायरी जो है वो उसका आगाज़ कर दिया है। इसके हवाले से मुकम्मल तफसील हम लेंगे। हमारे नुमाइंदे एम आलम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं बरतानिया से। अस्सलाम वालेकुम एम आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमें थोड़ा सा गाइड कर सकें कि ये जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है इसमें क्या बताया गया है। जी हाँ, ग्रूमिंग गैंग पर बोरनेस लुइस कैसी जो है उनकी 197 पेजेस पर जो रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन इससे पहले मैं ये बताता चला जाऊं कि इस मामले में मुलव्विस अफराद जो हैं उनकी एथनिसिटी के ऊपर कोई डाटा मौजूद नहीं था। यानी 2/3 मुकदमात का डाटा मौजूद नहीं था कि जहां से ये पता चल सके कि किस नस्ल के अफराद जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रूमिंग गैंग का हिस्सा हैं। अब बदकिस्मती से जब इस पर काम हुआ तो 2020 से लेकर 2024 तक यॉर्कशायर में 35%, जबकि ग्रेटर मैनचेस्टर में 2022 से लेकर 2025 तक जो डाटा रिकॉर्ड किया गया है उसके मुताबिक 50% अफराद जो ग्रूमिंग गैंग का हिस्सा है उनका ताल्लुक एशियन कम्युनिटी से है, और उसमें जो है पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज़्यादा बताई जाती है। बोरनेस गेसी ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर 12 जो सिफारिशात हैं उनको नाफिज कर दिया जाए। उसमें जो मेन है वो ये है कि एक तो डाटा जो है उसको रिकॉर्ड किया जाए, और दूसरी बात यह है कि मुतबादल शिकायती निज़ाम को मौसर बनाया जाए फौरी तौर पर, और कम उम्र मुतासरीन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनके लिए फौरी एक्शन लिया जाए। होम सेक्रेटरी जो कूपर हैं उन्होंने सिफारिशात पर नफाज का फौरी तौर पर वादा कर लिया है। और जब ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई है तो उस पर अवामी रद्द अमल के बारे में कुछ बताएंगे? मुतासरा अफराद और वालदैन ने तवील गफलत पर जो है वो गहरे गम गुस्से का इजहार भी किया है, और उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है उनके लिए ये शर्मिंदगी का बायस है। हकूक़ बशर के गिरोह और मुस्लिम जो रहनुमा हैं उन्होंने खबरदार किया है कि नस्ली बुनियाद पर अमूमी इल्ज़ाम आयद करने की वजह से इस्लामोफोबिया जो है वो उसमें इजाफा हो सकता है और ये फैल सकता है।
बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि दाएं बाजू के हिमायत याफ्ता जो हल्के हैं वो इसको इस्तेमाल करके शर अंगेज़ी जो है उसको फैला सकते हैं। अच्छा, इस मामले पर इलॉन मस्क जो है उन्होंने बड़ा शोर मचाया था, वो क्यों इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे? और कहा यह भी जा रहा है कि वो चूँकि राइट विंग को ज़्यादा जो है वो प्रमोट करते हैं और चाहते हैं कि हर जगह पर राइट विंग जो लोग हैं उनकी हुकूमतें हों, तो उनके बारे में बताइएगा कि वो क्यों इतना इंटरेस्टेड हैं इस पूरी रिपोर्ट में? जी हाँ, एलन मस्क और दाएं जानिब के हलकों के दबाव के बाद वजीर आजम बरतानिया के स्टामर ने कहा कि इंक्वायरीज तो बहुत हो चुकी हैं, अब अमली इकदाम जो है उनको जारी रखने की ज़रूरत है। और इसी वजह से बरतानवी हुकूमत ने बहुत तेज़ी से कवानीन में तब्दीलियाँ की हैं और बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की हैं जो कि आने वाले वक्तों में देखी जा सकती हैं। अलबत्ता एलन मस्क जो है उनकी ये आदत है कि सियासी असर रसूख बढ़ाना और शह सुर्खियों में रहना, उसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग एक और बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फ़लस्तीन के हवाले से जो मुज़ाहिरे हो रहे हैं बरतानिया में वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से सिस्टमैटिकली जो है वो मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को उभारा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है? रिपोर्ट में ऐसे इशारे तो नहीं मिले, अलबत्ता मुस्लिम रहनुमा जो है उन्होंने ये इंदिया दिया है कि ये इम्कान मौजूद है कि मसला की हसासियत से कुछ हल्के जो है वो फ़ायदा उठाकर फ़लस्तीन के एहतजाज में जाने वाले मुसलमान जो हैं उनके खिलाफ जज्बात भड़का सकते हैं। और फाइनली एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि गुज़िश्ता दिनों डाउनटाउन मैनचेस्टर जो है वहाँ पर कुछ नौजवानों ने आकर बड़ा हल्ला मचाया हुआ था, वो क्या मामला था? ये वाक़या बतदरीज फ़लस्तीन की हमायती एहतजाज से जुड़ा हुआ लगता है। अभी तक तहकीकात जारी है और किसी किस्म की कोई तफसीलात अभी वाज़े सामने नहीं आई है। अभी तक जो बात सामने आई है वो यही बताया जा रहा है कि नौजवानों का एहतजाज स्याह या सफ़ेद नस्ल या किसी मजहबी हल्का जो है उसके खिलाफ नहीं था, बल्कि खालिसतन जो इक्तिसादी और समाजी महरूमियाँ और मजबूरियाँ उनके खिलाफ इनका शोर होगा था। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एमएम आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी कि किस तरीके से बरतानिया में इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है और अब जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं उनके हवाले से बरतानिया में तहकीकात होंगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।